नमस्कार। आज के वीडियो में मुग़ल सम्राट अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो सम्राट अकबर मुग़ल बादशाहों में ही सर्वश्रेष्ठ नहीं था, बल्कि अपन देखें तो भारत के प्रमुख और महान शासकों में उसका स्थान अग्रणी रहा है। विश्व के मध्ययुगीन शासकों में अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है। वह एक महान साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु शासक, समाज सुधारक, कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में उसका स्थान अतुलनीय है। और अकबर की ख्याति मुख्यतः इसलिए भी है कि उसने समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और अपनी जो सुलह कुल की नीति थी उसके द्वारा उसने सभी भारतीयों को समान अवसर भी प्रदान किए और एक साथ मिलजुल कर रहने का वातावरण तैयार किया। उसका कानून एक शासक और साम्राज्य संस्थापक के लिए सर्वोत्तम था और उसकी जो महानता थी वो उसके कार्यों पर ही आश्रित है। तो उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव इतनी गहरी खोदी जिसके आधार पर उसके पुत्र ने उसके साम्राज्य को आगे चलकर बनाए रखा। और इन्हीं कार्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ इतिहासकारों ने उसे एक राष्ट्रीय सम्राट की उपमा दी है। तो अपन जब अकबर सिंहासन पर बैठा था उस समय की परिस्थितियों की बात करें तो जिस समय अकबर गद्दी पर आसीन हुआ तो उस समय भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी वो अशांत थी और संपूर्ण भारत विभिन्न राज्यों के अधीन था। यानी कहने का मतलब है केंद्रीय सत्ता का नामो निशान नहीं था। उस समय की जो राजनीति थी उसमें स्थानीय तत्व ही प्रबल थे। यानी प्रशासनिक व्यवस्था अस्त व्यस्त थी और सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की बात करें तो ये भी अधिक सूक्त नहीं थी। और देश में विभिन्न जातियों, वर्गों एवं धर्मों के जो लोग थे उनमें आपसी सद्भावना एवं एकता की भावना का अभाव था और समाज में अनेक बुराइयां प्रविष्ट कर चुकी थी। तो इस विषम परिस्थिति में भी मुग़ल सम्राट अकबर ने साहस और धैर्य नहीं खोया और वह समस्त भारत को एक राजनीतिक और प्रशासनिक सूत्र में बांधकर सबको समान अवसर और सुविधाएं प्रदान कर तत्कालीन समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ थीं उनको मिटाकर धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाकर साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन देकर भारत की स्थिति सुदृढ़ करनी चाहिए। तो उसने भारत को ही अपना देश समझा और इसके विकास के लिए अनवरत प्रयास भी किए और उसके ये कार्य ही उसे एक राष्ट्रीय शासक का दर्जा देते हैं। अब अपन को ये देखना है कि उनके किन कार्यों के आधार पर उसे एक राष्ट्रीय शासक का दर्जा अनेक इतिहासकारों द्वारा दिया गया। तो पहले उसका जो प्रयास रहा वो था भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। तो अकबर का जो सबसे पहला उद्देश्य था वो था संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधकर भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और उनको यह एहसास कराना था कि वे एक राष्ट्र के निवासी हैं, किसी राज्य विशेष के नहीं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने साम्राज्यवादी नीति अपनाई और अपन देखें तो पानीपत के मैदान से लेकर असीरगढ़ के युद्ध तक अकबर ने अपनी सेना की सहायता से जो संपूर्ण उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण के एक बड़े भाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। और साम्राज्य विस्तार की जो उसकी प्रक्रिया थी उसमें उन्होंने सैनिक शक्ति के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा लिया और उनके प्रयासों से लगभग संपूर्ण भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गया था। इतना ही नहीं, अपन विदेशी शक्तियों की बात करें तो उसने विदेशी पुर्तगालियों को भी भारत में अपना प्रभाव बढ़ने से रोके रखा। तो अकबर भारत को अपनी मातृभूमि मानता था और विदेशियों को यहाँ पांव जमाने का उन्होंने कोई अवसर प्रदान नहीं किया। उनके समय में मुगलों का मूल परिवर्तन हुआ, यानी जो सैनिक आक्रमणकारी के रूप में यहाँ आए थे वे स्थायी रूप से भारतीय राजवंश के बन गए। तो अकबर ने न
सिर्फ संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की, बल्कि उसने पूरे साम्राज्य के लिए एक समान प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की। और उसका जो प्रशासन का जो उद्देश्य था वो था राजनीति को धर्म से अलग कर साम्राज्य में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण करना एवं उन्हें न्याय तथा सम्मान अवसर प्रदान करना। इसलिए उसने तुर्क अफगान युगीन जो धार्मिक कट्टरता की जो नीति चली आ रही थी उसको त्याग कर अपने जो प्रबलतम राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे राजपूत, उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिस्थापित किया, क्योंकि अकबर यह समझ चुका था कि राजनीतिक एकता के बिना प्रशासनिक एकता नहीं हो सकती। इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और समूचा प्रशासन केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में विभिन्न अधिकारियों द्वारा संचालित करवाया। और जहाँ तक प्रांतीय शासन की बात करें तो प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन, न्याय, सैनिक संगठन, लगान एवं भूमि व्यवस्था, मुद्रा संबंधी सुधार आदि भी उनके द्वारा अपनाए गए। इस प्रकार मुगल सम्राट अकबर ने राजनीतिक और प्रशासनिक एकता के द्वारा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी सीमा तक वो सफल भी रहे और यह उनकी एक महानतम उपलब्धि थी। दूसरा उनका जो प्रयास था वो था धार्मिक एकीकरण। तो अकबर की दूसरी जो महान उपलब्धि थी वो थी भारत में धार्मिक एकता स्थापित करना, क्योंकि तुर्क अफगान शासकों के समय जो धर्म है वो राजनीति पर हावी रहा, यानी प्रत्येक जो शासक था वो राज्य के साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना अपना उत्तरदायित्व मानता था। लेकिन अकबर ने इस नीति को त्याग कर धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, क्योंकि अकबर इस बात को भली भांति समझ चुका था कि इस्लाम धर्म का सहारा लेकर संपूर्ण भारत पर शासन करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने राजनीति और धर्म को अलग अलग रखा और जो पहले से जो चली आ रही थी बलात् धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का जो सिस्टम चला आ रहा था उसको बंद कर दिया गया। इसके साथ ही हिंदुओं पर से जजिया और जो तीर्थ यात्रा कर लगाए गए थे वो भी हटा दिए। इसके साथ ही उन्होंने मंदिरों के निर्माण और मरम्मत की सुविधा हेतु आवश्यक सहायता भी प्रदान की। हिंदुओं के साथ साथ जो अन्य धर्मावलंबी थे जैसे सिख हैं, पारसी, ईसाई, उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। इतना ही नहीं, उन्होंने दीन ए इलाही के रूप में सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का एक नवीन प्रयास किया और सभी धर्मावलंबियों को एक सूत्र में बांधना चाहा। तो इन प्रयासों से क्या हुआ कि धार्मिक विद्वेष, वैमनस्यता एवं जो कटुता की भावना थी वो समाप्त हुई और उसके स्थान पर आपसी सद्भाव, सहयोग, एकता एवं धर्म सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हुई, जो एक संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।